नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास 12th चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेट यानी कि सारणिक का एक और क्लास है जो कि हम लोग डिटर्मिनेट ऑफ जियोमेट्रिक की फॉर्म में समझेंगे, ठीक ना। यानी कि हम लोग सारणिकों का जो ज्यामिति होता है उसका अनुप्रयोग कैसे करते हैं, ठीक ना। इसमें हमें सबसे मेन पॉइंट ये समझना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। जब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल को समझेंगे तो जो उसका फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला जो होता है वो डिटर्मिनेट से लिया गया कुछ मिलता जुलता फॉर्मूला है, ठीक ना। तो सब कुछ बेसिक से समझाएंगे आपको। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना होगा, ठीक ना। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोगों ने कोऑर्डिनेट जियोमेट्रिक में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक ना। क्या एरिया, ठीक ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 x1, ठीक ना, y2 माइनस y3 प्लस x2, ठीक ना। फिर होगा y3 माइनस y1 प्लस में अब x3 होगा, उसके बाद y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। मतलब इसका क्या है कि जो हमारे पास ट्रायंगल दिया रहता है, त्रिभुज दिया रहता है, उसके अंदर जितना भी हमारा क्षेत्रफल है उसको ज्ञात करने के लिए हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। और ये जो फॉर्मूला है ये डिटर्मिनेट से ही लिया गया है। कुछ इसके मिलते जुलते ऐसे कण हैं जो कि ये प्रूफ करते हैं कि ये यहीं से लिया गया है, ठीक ना। अगर हम चाहेंगे तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना सकते हैं, ठीक ना। अब आइएगा हम बात करते हैं डिटर्मिनेट के मेन पॉइंट पर, ठीक ना। देखिए, जब भी हम लोग डिटर्मिनेट करते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारे पास जो होता है संख्या वो मान लीजिए क्या होता है, x1 x2 एंड x3, ठीक ना। फिर y1 y2 y3, फिर c1 c2 एंड c3, ये होता है ना। तो देखिए, अगर हम लोग C1 को देखेंगे यानी फर्स्ट कॉलम को देखेंगे, जब फर्स्ट कॉलम को देखेंगे तो लिखेंगे हम x1, क्या लिखेंगे, x1 लिखेंगे ऐसे करके, ठीक है। ऐसे करके x1 को लिखते हैं। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 से नीचे और ये सामने खत्म हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास क्या, y2 c2 y3 c3, यही बचेगा। फिर माइनस करेंगे अब हम देखेंगे फर्स्ट कॉलम की सेकेंड रो को। सेकेंड रो क्या है, x2 है, क्या है, x2 है। जब x2 को देखेंगे तो ये तो हमारा खत्म ही होगा फर्स्ट कॉलम, बट सेकेंड रो खत्म हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड रो खत्म होगा तो हमारा फर्स्ट रो चालू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो हमारा चालू हो जाएगा। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, y1 c1 y3 c3, ठीक ना। उसके बाद प्लस हम देखेंगे x3 को, किसको, x3 को जब हम देखेंगे तो अब हमारा फर्स्ट कॉलम तो जाएगा ही जाएगा बट थर्ड रो चला जाएगा, बाकी सेकेंड रो हमारा चालू हो जाएगा और फर्स्ट रो चालू हो जाएगा, ठीक है। तब हमारे पास क्या मिलेगा, y1 c1 y2 c2, ये हमें मिलेगा, ठीक है। जब ये मिलेगा तो आइए हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जो सारणी के अंदर जो सारणी के अंदर हमारे पास एलिमेंट रहते हैं उसका हम आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के रूप में लेके जाते हैं, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो मेन विकर्ण होते हैं उनका करते हैं, ठीक ना। मेन विकर्ण ये है तो हम लोग मेन विकर्ण का करेंगे, ठीक है। मेन विकर्ण का हो गया, बहुत बढ़िया, मेन विकर्ण का हो गया। चलिए, जब मेन विकर्ण का हो गया तो हम करते हैं इसका। जब करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, x1, ठीक ना। क्या मिलेगा, x1 मिलेगा। उसके बाद y2 फिर c3 माइनस y3 c2, यही मिलेगा ना। फिर माइनस x2 को करेंगे हम तो क्या मिलेगा, y1 c3, ठीक ना। उसके बाद माइनस y3
C1, फिर प्लस में x3 को करेंगे हम, x3 को करेंगे हम तो क्या मिलेगा y1 C2 माइनस y2 C1। यही फॉर्मूला मिलता है, क्या मिलता है, यही फॉर्मूला मिलता है और इसी फॉर्मूले के अनुसार हम लोग चलते रहते हैं, समझते रहते हैं। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया। अब ये जो फॉर्मूला मिला है अब हम इसको कुछ इस प्रकार से समझेंगे, ठीक ना, कुछ हम लोग इस प्रकार से समझेंगे जैसे कि मान लीजिए अभी आपके पास एक दिया है मैट्रिक्स दिया गया है, वो दिया गया है x1 x2 x3 y1 y2 y3, फिर दिया गया 1 1 1, ठीक है। अगर हम लोग अब इसका डिटर्मिनेट करते हैं, क्या करते हैं, अब हम इसका डिटर्मिनेट करते हैं तब हमें क्या मिलेगा, आप हमें बताइएगा। हाँ, तब क्या मिल सकता है इसका डिटर्मिनेट करने पर, इसका जब हम डिटर्मिनेट करेंगे तब हमें क्या मिलेगा भाई। अगर हम देखेंगे C3 यानी कि तीसरे कॉलम को देखेंगे, जब हम तीसरे कॉलम को देखेंगे तो यहां से क्या मिलेगा भाई, जब तीसरे कॉलम को देखेंगे ये तो खत्म और ये खत्म, हमारे पास क्या बचेगा, यानी कि हम देखेंगे 1, उसके बाद क्या हमारे पास मिलेगा, मिलेगा x2, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे x2 और y2 x3 y3, ऐसे हम करेंगे, ठीक है। क्या मिलेगा, y3 मिलेगा, है कि नहीं मिला है, y3 मिल गया है। या फिर अगर हम लोग इसको इसी प्रकार से देखते चले जाएंगे तो ये तो मिलता चला जाएगा। उसके बाद प्लस का करेंगे हम, अब देखिए फॉर्मूला क्या है, प्लस का है, तो यहाँ पे देखिए माइनस का करेंगे, माइनस का 1 हो जाएगा। उसके बाद इसको करेंगे, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो x1 y1 फिर x3 y3, जो यही दिया गया है, जो हम यही किए हैं वही यहाँ पर भी हो रहा है, ठीक ना, वही चीज यहाँ पर भी हो रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर प्लस का ऐसे यहाँ से हम इसको देखेंगे, ये अलग हो गया। उसके बाद प्लस का 1 हो जाएगा, उसके बाद इसको ये खत्म हो जाएगा, तो ये x1 y1 x2 y2। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर के हमें इन दोनों फॉर्मूले में से यही फॉर्मूला मिलेगा, ठीक ना। अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ से C1 को ले लेते हैं, C1 को ले लेते हैं तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, y3 बचेगा, उसके बाद y2 बचेगा, यही तो बचेगा ना, है। हमने क्या किया है, C3 को लिया है, जब भी हम लोग C3 को लेंगे तब यहां से ये कंफ्यूज होने जाएगी, ठीक है। चूंकि जब C3 को लेंगे हम तब ये फॉर्मूला हमारा बन के तैयार होगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला जहां पे C1 है, C2 है, C3 है, वहां पे सिर्फ हम 1 1 को रखेंगे, ठीक है ना। अब यही मान लीजिएगा, ये जो हम किए हैं ये चीज, अगर हम लोग इसी चीज को मान लीजिए उल्टा कर दे रहे हैं, ठीक है, इसको हटा रहा हूं, पहले मैं उल्टा कर दे रहे हैं, आइए करके देखते हैं। उल्टा कर रहे हैं तो उल्टा में क्या मिल जाएगा हमें, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक ना। आइए करते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा मिलेगा 1। उसके बाद अब देखिए जब 1 मिला, हमने C1 को देखा, C1 को जब हमने देखा है तो यहाँ से ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया, ठीक है। तो क्या मिला हमारे पास है, y3 मिला है, ठीक है। क्या मिला है, y3 माइनस का y2, यही मिला है ना। उसके बाद अब हम देखेंगे प्लस माइनस का 1, क्या देखेंगे, माइनस का 1 देखेंगे, ठीक है। जब माइनस का 1 देखेंगे यानी कि इसको हम 1 को ना रख करके हम डायरेक्ट x1 को रख देते हैं एंड हम x2 को रख देते हैं, ठीक ना। जब x2 को देखेंगे ये खत्म हो जाएगा, ये चालू हो जाएगा, ठीक ना। तब हमारे पास क्या मिलेगा, तब हमारे पास मिलेगा y यहाँ पे ये मिले, देखिए ये मिलेगा ना, तो y1 माइनस y3, यहाँ पे देखिए y2 मिल जाएगा, ये तो खत्म हो गया, ठीक है, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, y2 माइनस y1 y3, ठीक ना। यहाँ से देखिए ये तो y2 खत्म हो गया ना, तो ये 3 बचा, ये y1 बचा है, तो यहाँ से मिलेगा y3 माइनस y1, यही मिलेगा ना। क्योंकि इसका हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, y3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो y ही मिलेगा हमें, ठीक ना। फिर प्लस का x3, उसके बाद जब x3 को लेंगे ये खत्म हो जाएगा, ये चालू हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचेगा, हम लेंगे यहाँ से y1 माइनस y2 को लेंगे,
ठीक है, यही तो चालू हुआ कि नहीं हुआ। तो फॉर्मूला भी कुछ हमारा इसी प्रकार से है, बट ये कहाँ पर लेके जा रहा है, मिला रहा है इसको कहाँ पर मिला रहा है, ले जाकर के डिटर्मिनेट को जियोमेट्रिक में ले जाकर के पटक दे रहा है उठा करके। समझ में आई बात ना। तो जियोमेट्री का ये फॉर्मूला ही दिया गया है, इसे ये देखिए अनुप्रयोग दिया गया है, ये समझा रहा है आपको, क्या कर रहा है, समझा रहा है, ठीक है, जो इसके शीर्ष है, ठीक ना। मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल है, उसका अगर शीर्ष दिया गया है, ठीक है, शीर्ष जो दिया गया उसका जो निर्देशांक होगा वो होगा x1 y1, ठीक ना, शीर्ष, उसके बाद x2 y2, फिर x3 y3, यही तो उसका निर्देशांक होगा, कोऑर्डिनेट होगा, यही तो कोऑर्डिनेट होगा ना। कोई भी हमारे पास ट्रायंगल दिया गया है, हम लिखते हैं इसको ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2, ठीक ना, जब भी होगा तो 1/2 ही ट्रायंगल में हमारा आएगा। क्लियर है ना, यहां तक ये समझ में आया आपको। भाई देखिए मिला जुला कर बात ये कि दोनों क्या है, सेम दिए गए हैं, ठीक ना। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल बनेगा, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल देखेंगे हम, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास क्या मिलेगा, यहां से इसको उठाते हैं, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो ये मिलेगा, क्या मिलेगा, हम इसको लिखेंगे 1/2 करके, बराबर में त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक ना। तो यही फॉर्मूला हमें मिलेगा, ठीक ना, मिला जुला करके यही दिया गया है, यही है, ठीक ना, यही चीज है, यही चीज, इसी को हम कहते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना होगा किसमें, डिटर्मिनेट में, तो हम ऐसे निकालेंगे, या फिर डिटर्मिनेट को हमें ज्योमेट्रिक में कन्वर्ट करना होगा, कुछ हम इस प्रकार से इसको कन्वर्ट करेंगे। समझ में आ गई बात ना। लास्ट में हम 1 1 जरूर लगाएंगे, थर्ड कॉलम में हम सभी में 1 1 लगाएंगे, ठीक ना। अगर 1 1 रहेगा तभी हमारा यह फॉर्मूला बनकर तैयार होगा, अगर 1 1 नहीं रहेगा तो यह फॉर्मूला तैयार ही नहीं होगा, ठीक है ना। और सबसे मेन चीज क्या है, मेन चीज ये है, देखिए जो क्षेत्रफल होता है ना वो धनात्मक राशि है, क्या है, धनात्मक राशि, यानी कि पॉजिटिव क्वांटिटी है। कौन सी है, पॉजिटिव है, ठीक ना। जो हमारा क्षेत्रफल होता है वो धनात्मक होता है। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, देखिए जब धनात्मक तो होता है, लेकिन अगर मान लीजिए क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें, क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हमें जानते हैं सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जो उक्त सारणी होती है, यानी कि उक्त डिटर्मिनेट होते हैं, उसका जो निरपेक्ष मान होता है हम उसको रखते हैं, निरपेक्ष मान को लेते हैं, ठीक ना। और दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए अगर मान लीजिए क्षेत्रफल हमारे पास दिया गया है, ठीक ना, एरिया जो है ट्रायंगल की दी गई है, तो हम ये मानते हैं अगर एरिया दी गई है तो हम ये गणना करते हैं कि जो उक्त सारणी होती है उसको हम धनात्मक और ऋणात्मक मान दोनों ले लेते हैं, ठीक ना, दोनों मानों का प्रयोग करते हैं, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो, ठीक ना। अगर मान लीजिए 3 बिंदु दी गई हैं, 3 बिंदुओं पर अगर हमें संरेख का प्रतिबिंब बनाना होगा तो हम कैसे बनाते हैं, त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज का 3 बिंदु है, ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए में क्या है, x1 है एंड y1 है, बी में क्या है, x2 है, y2 है, ठीक है, सी में क्या है, x3 है, y3 है, ठीक है। हम इसको मान दे देते हैं, तो a इज इक्वल टू x1 y1, ठीक ना, b इज इक्वल टू x2 y2 एंड c इज इक्वल टू x3 y3, ठीक ना। ये हम नाम दे देते हैं। ये कब नाम देते हैं, जब मान लीजिए हमारे पास 3 बिंदुओं का संरेख होने का अगर प्रतिबिंब होगा, जिसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ कोलाइनरिटी ऑफ 3 पॉइंट, क्या, कंडीशन ऑफ कोलाइनरिटी 3 पॉइंट, यानी कि 3 बिंदुओं को संरेख होने का प्रतिबिंब। समझ में आई बात ना, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। हम इसको नाम दे देते हैं, क्या कर देते हैं, नाम, क्योंकि आपको पता है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ये किसके बराबर में होता है, अगर हम करेंगे तो ये होगा डायरेक्ट बराबर 0 का। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, एबीसी जो त्रिभुज होते हैं उसका जो क्षेत्रफल होता है वह 0 के बराबर में होता है, या फिर हम उसको 0 को मान लेके चलते रहते हैं। समझ में आई बात ना, किसका मान लेके चलते रहते हैं, 0 का मान लेकर के चलते रहते हैं। किसी को समझ में आया कि नहीं, कुछ भी समझ में आया कि मैंने क्या पढ़ा है आपको, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ज्योमेट्री क्या है, कैसे है, कुछ समझ में आया कि नहीं आया आपको, आप इतना बताइएगा। नहीं समझ में आया तो आप कहिए कि नहीं समझ में आया, कुछ भी नहीं समझ में आया तो कहिए कुछ भी नहीं समझ में आया, और कुछ नहीं है, बस आप इतना कहिए कुछ भी नहीं समझ में आया, ठीक है ना। अब मान लीजिएगा, चलिए इसको तो हम खत्म करते हैं, कुछ आप बेसिक समझिएगा,
कुछ बेसिक आप समझिएगा जो कि इम्पोर्टेंट है। अगर मान लीजिए आपको कोई कह दिया, ठीक ना, कोई भी कह दिया कि जो दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालिए, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालिए, किसमें, डिटर्मिनेट में, किसमें, डिटर्मिनेट में निकालना है, ठीक है, यानी सारणी में निकालना। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली, मान लीजिए हमारे पास एक बिंदु है ए जिसको हम कहते हैं x1 y1, ठीक ना, एक दूसरी बिंदु है बी जिसको हम बोलते हैं x2 y2, ठीक ना। तो जब भी दो बिंदुओं से होकर के रेखा जाएगी हमारी, एक बिंदु मान लीजिए एक है ए, यहां से जाएगी ये बी, ठीक ना, जब दो बिंदुओं से होकर के हमारी जाएगी तो इसके बीच में जो क्या होगा, एडिशन होगा। क्या होगा, एडिशन होगा। दो बिंदु से होकर के जाएगी ना भाई, जब जब दो बिंदु से होकर जाएगी तो एक बिंदु पे तो मिलेगी ही मिलेगी, है। तो हम ये कहते हैं भाई जब दो बिंदुओं से होकर के जा रही है, जैसे मान लीजिए एक बिंदु ये है, ऐसे ऐसे एक बिंदु ये है और एक बिंदु मान लीजिए यहाँ पर ए दिया गया है, तो जब यहाँ से भी होकर के जाएगी तो ऐसे जब मिलेगा तो हमारा त्रिभुज बनेगा। जब दो बिंदु से होकर के जाएगी, जब एक जगह पे मिलेगी तो हम अगर इसको P नाम दे देते हैं, तो P नाम दे देते हैं, तो हम इसको अगर एक्स वाई मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक्स वाई मान लेते हैं P को, तो जब भी हमारे पास डिटर्मिनेंट का एक मैट्रिक्स बनेगा, वो क्या बनेगा मैट्रिक्स, वो बनेगा XY1, ठीक ना, और उसके बाद x1 y1 1, x2 y2 1, ये बनेगा, ठीक ना। ये क्या है, जब भी हमारे पास दो बिंदुओं से होकर के जाने वाली रेखा को मिलाने वाला जो पॉइंट होता है उसको हम कुछ इस प्रकार से करते हैं। तो चूंकि जो बिंदु हमारा बनेगा वो बिंदु बनेगा PAB, क्या, PAB, जो क्या होंगी, ये सब के सब क्या होंगे, संरेख होंगी, यानी कि एक ही रेखा पर क्या होंगी, ये सब संरेख होंगी, ठीक ना, जिसको हम बोलते हैं x1 y1 तथा x2 y2 से होकर के जाने वाली रेखा का समीकरण। ये क्या समीकरण है, किसका है, ये किसका है, ये दो बिंदु से होकर जाने वाली, AB से होकर के जाने वाली, ठीक ना। ये समझ में आया बात कि नहीं समझ में आया। देखिए इसका उपयोग कहां पर है, जो इस चैप्टर की दूसरी प्रश्नावली है ना, वो इसी के ऊपर डिपेंडेड है, किसके ऊपर, इसी के ऊपर डिपेंडेड है। आइए हम इसके कुछ क्वेश्चन को समझ लेते हैं, एक आध दो एग्जाम्पल हम दे देते हैं आपको, ताकि आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, ठीक ना, आप समझ पाएंगे कि ये सर आप समझाए हमको समझाए हैं तो किस आधार पर समझाए हैं, ठीक ना। मान लीजिए त्रिभुज से, यानी कि बोल रहा है क्वेश्चन में, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए गए हैं, ठीक ना। एक मान लीजिए हमारे पास क्या दिया गया है, त्रिभुज दिया गया है, ठीक ना, क्या दिया गया है, हमारे पास एक त्रिभुज दिया गया है जिसके शीर्ष दिए गए हैं -2 -3, ठीक ना। उसके बाद क्या दिया गया, 3 दिया गया है, 2 दिया गया है, 3 है 2 दिया गया है, उसके बाद क्या दिया गया, -1 दिया गया, फिर -8 दिया गया, ये दिया गया है। तो हमें क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। हमारे पास शीर्ष दिए गए हैं, क्या है, शीर्ष दिया गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम शीर्ष को ये कर सकते हैं, A है ये B है और ये C है, ठीक ना, ABC हो गया। अब जो -1 दिया गया इसको हम x1 कर देते हैं, जो -3 दिया गया y1 कर देते हैं, क्या कर देते हैं, y1। अब हम इसको कर देते हैं x2 और इसको कर देते हैं y2, इसको x3 एंड इसको y3। ये तो क्लियर है ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई। अगर क्लियर है तो जब हमारे पास समीकरण बनेगा तो हम 1/2 बनाएंगे, उसके बाद x1 को रखेंगे, x1 की जगह पे -2, फिर y1 की जगह पे -3 एंड उसके बाद क्या y है ना, उसके बाद हम 1 रख देंगे, क्या रखेंगे 1, क्योंकि हमारे पास 3 रेखाएं दी गई हैं ABC, ठीक ना। तो y3 इस प्रकार से है, तो ABC यानी कि 1 रखा जाएगा, ठीक ना। फिर x2 क्या है 3, x3 क्या है -1, y2 क्या है 2 है, फिर y3 क्या है -8 है, 1 1, ठीक ना। ये बन गया हमारा एक डिटर्मिनेंट का मैट्रिक्स। क्या बन गया, डिटर्मिनेंट का मैट्रिक्स बन गया, ठीक ना। अब आइए हम लोग C के अनुसार चलते हैं, ठीक ना।
C3 को जब भी हम लेकर के चलेंगे तो इसके सामने और ये खत्म हो जाएगा पहला। जब ये खत्म हो जाएगा तो हमने क्या किया, 1 को लेके चले हैं, ठीक है, 1 को लेके चले हैं। उसके बाद हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पर देखिएगा जब ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम इसको कर सकते हैं मल्टीप्लाई करेंगे, किसका, इसका आमने सामने मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे नहीं करेंगे हम इसका एक क्या बनाएंगे, बेस्ट तरीका है, बनाएंगे हम एक बढ़िया सा मैट्रिक्स। तो लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे -1, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे -8। चूंकि तो बचा यही है ना, हमने इसको खत्म किया तो यही तो बचा हमारे पास है ना, है कि नहीं, यही बचा है। उसके बाद हम माइनस करेंगे, फिर -1 को लेंगे हम, ठीक ना, यानी कि सेकेंड रो को लेंगे। सेकेंड रो को लेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, -2 मिलेगा, फिर -3 मिलेगा। उसके बाद क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, फिर -8 मिलेगा। सब के सब माइनस में मिल जाएंगे, ठीक ना। फिर +1 लेंगे, यानी कि थर्ड रो को लेंगे हम। जब थर्ड रो को लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास क्या मिलेगा, -2, फिर मिलेगा -3, फिर मिलेगा 3, फिर मिलेगा 2, ठीक ना, ये मिलेगा। अब आइए इसको हल करते हैं। एक में करेंगे सबका सब हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी कि ये 1/2 रहेगा, 1/2 सबका सब रहेगा, तो हम लिखेंगे 1/2। उसके बाद ऐसे हम इसको खत्म करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना। जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका सामने का सामने, तो 8 3 24 -24, ठीक ना। 2 1 कम 2, और ये माइनस का तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, -1 हो गया। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, माइनस ये भी है और ये भी माइनस है, इसका भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 -8, यानी कि 8 दूना 16 माइनस का, यानी कि प्लस का 16 हो जाएगा, ठीक ना। अब ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस भी है और माइनस भी है, क्या है, प्लस भी है और माइनस भी है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, प्लस है और ये माइनस है, तो क्या बन जाएगा, माइनस, ठीक है। 3 1 3, फिर +1। उसके बाद क्या बन जाएगा, यहाँ पर 2 दूना 4 माइनस का 4, 3 3 9, अब ये माइनस का तो ये भी माइनस माइनस प्लस, 3 3 9, ठीक ना। अब आइए इसको हल करते हैं, तो लिखेंगे 1/2, ठीक ना, 1/2। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, -24 दिया गया, यहाँ पे क्या दिया गया है, +2 दिया गया है। -24 है, +2 है, तो क्या होगा हमारे पास भाई, माइनस का है फिर प्लस का, तो क्या होगा, 22 होगा। क्या होगा, 22 क्या प्लस में होगा कि माइनस में होगा, आप बताइएगा, माइनस में होगा। इसमें होगा -22। उसके बाद ये तो खत्म है, फिर प्लस का आएगा हमारा, सॉरी, फिर माइनस का आएगा, चूंकि माइनस दिया गया तो माइनस का आएगा, ठीक है। अब 16 में से हम 3 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 13 बचेगा, तो -13, ठीक ना। उसके बाद प्लस, अब ये क्या है, ये क्या है, -4 है, ये -5, यानी कि +5 बच जाएगा हमारे पास, ठीक ना। फिर 1/2 करेंगे हम, 1/2। अब देखिए ये माइनस का 22 है, ये माइनस का 13, तो दोनों को माइनस माइनस कर देंगे प्लस। जब प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, प्लस करेंगे तो ऐड होगा, प्लस करेंगे तो ऐड होगा। 22 में हम 13 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, अब बताइए, 22 में हम लोग 13 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 22 में 13 को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा भैया, 35 मिलेगा। तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, प्लस फिर -35, ठीक है, बराबर में 1/2 हो जाएगा, ठीक ना। फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम 30 से, किससे, 30 से करेंगे, चूंकि माइनस है तो 5 में से 35 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, -30 मिलेगा। तो हम इसको काटेंगे तो 15 मिलेगा, किसका, माइनस का 15। अब ये जो माइनस का 15 मिला है ना, माइनस का 15, ये क्या है, वर्ग इकाई है, क्या है, वर्ग इकाई है। यानी कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना था, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो निकालना था, वो कितना है, 15 वर्ग इकाई, क्योंकि माइनस को हम हटाएंगे तो सिर्फ 15 बचेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 वर्ग इकाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 वर्ग इकाई हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ये जो दूसरा प्रश्नावली है ना, वो इसी के ऊपर बना है भाई, इसी के ऊपर बना है, इसलिए हम आपको समझा रहे हैं डिटरमिनेंट ऑफ जियोमेट्रिक, ठीक ना, इसलिए हम आपको समझा रहे हैं ताकि आप समझ जाइए और बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है, किसी भी प्रकार की अगर कोई दिक्कत हो आपको, तो आप हमें बताइएगा कि हाँ सर हमें दिक्कत हो रही है, ठीक ना। जब तक आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अपने अगले क्लास में डिटरमिनेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।